बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर गांव में एक राखी नाम की लड़की रहती थी। राखी के पास अपने कहने के लिए उसके माता पिता नहीं थे, क्योंकि 10 वर्षों पहले उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद उस गांव के सेठ, जिनका अपना कोई बच्चा नहीं था, उसे अपने घर में ले आए थे। अब राखी 18 वर्ष की हो चुकी थी। सेठ धनीराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी ही अब राखी के माता पिता थे। राखी के सेठ के पास एक बहुत बड़ा आम का बगीचा था, जिसकी देखभाल राखी किया करती थी और इसी से गुजारा चल रहा था। राखी की सेठानी लक्ष्मी बहुत ही नरम दिल की औरत थी। वह राखी को अपनी बेटी की तरह ही प्यार दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन सेठ धनीराम कहीं बाहर से आता है तो लक्ष्मी सेठ से कहती है, सेठ जी, कृपया यह लंच बॉक्स आप हमारी बेटी राखी को दे आइए। वह बेचारी दिन भर हमारे आम के बगीचे की देखभाल करती है। आज मैंने गाजर की खीर बनाई है, कृपया आप इसे राखी को दे आइए। अरे बाबा, क्या है यह सब? क्या वह हमारी कोई रिश्तेदार है? तुम जो भी बनाती हो उसे दे देती हो। ये क्या कह रहे हैं आप? अपना हो या पराया, वो इतने सालों से हमारे बगीचे की देखभाल कर रही है। अगर थोड़ा सा दे देंगे तो कम थोड़ी ही हो जाएगा। आप मुझे ये बताइए, आप जा रहे हैं या मैं देने चली जाऊँ? ठीक है भाग्यवान, तुम मत जाओ, मैं ही चले जाता हूँ। तुम हमारे घर की सेठानी हो, तुम्हारी बात ना मानकर मुझे भूखा थोड़ी रहना है। ठीक है तो अब जाओ। अब आए ना लाइन पर, सीधी तरह मेरी बात मान लिया करो, नहीं तो मैं अपने माता पिताजी का सारा दहेज लेकर मायके चली जाऊंगी। इस तरह वह सेठ राखी को लंच बॉक्स देने चला जाता है। यह लो राखी, तुम्हारी मालकिन ने तुम्हारे लिए गाजर की खीर भेजी है। थैंक यू सो मच मालिक। मालकिन मेरी पसंद का कितना ख्याल रखती है। मालकिन को मेरी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। इस तरह सेठ वहाँ से वापस घर चला जाता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह रात के समय राखी बगीचे की देखभाल कर रही होती है कि तभी राखी को महसूस होता है कि उसके बगीचे से आम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। कुछ फर्क महसूस हो रहा है। लगता है हमारे बगीचे से हर रोज कुछ आम गायब हो रहे हैं। इसे तो मालिक को बहुत नुकसान होगा। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे और कहेंगे कि जरूर तू अच्छे से पहरा नहीं दे रही है। इस तरह राखी आज और ज्यादा चौकन्ना होकर पूरे बगीचे की देखभाल करती है। राखी दबे पांव बगीचे में घूम रही होती है कि तभी उसे एक चुड़ैल आम खाती हुई दिखाई देती है। राखी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है और वहीं छुप जाती है। थोड़ी देर बाद जब चुड़ैल पेट भर खाकर सो जाती है तो राखी चुपके से जाकर उस चुड़ैल को बांध देती है। ऐसा करते ही चुड़ैल की नींद खुल जाती है और वह राखी से कहती है, तुम ये क्या कर रही हो? अगर इसी वक्त तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। पहले तुम यह बताओ कि तुम इतने दिनों से हमारे बगीचे में आम क्यों खा रही थी? मैं इस बगीचे की देखभाल करती हूँ और मरते दम तक इसकी देखभाल करती रहूंगी। राखी ने चुड़ैल के हाथ पैर बांध रखे थे, जिस कारण चुड़ैल कुछ कर नहीं पा रही थी। इसके बाद राखी इस चुड़ैल को डंडे से पीटने लगती है। राखी के ऐसा करते ही चुड़ैल एक बड़ी के रूप में बदल जाती है। धन्यवाद राखी, आज तुम्हारी बदौलत मेरा वर्षों पुराना श्राप टूट गया। इस तरह वह परी राखी को सारी कहानी सुनाती है कि किस तरह उसे श्राप दिया गया, जो कि आज उसके कारण टूट गया। इसके बाद वह परी कहती है, मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिल को देखकर तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ और तुमसे खुश होकर तुम्हें यह कुछ बीज दे रही हो। इन बीजों को तुम मुसीबत आने पर अपने बगीचे में लगाना। इसके बाद तुम्हें एक जादू दिखाई देगा और तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। परंतु ध्यान रखना, इन बीजों का इस्तेमाल केवल मुसीबत के समय में करना। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। राखी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बगीचे में क्या हो रहा है। फिर भी वह घर जाकर उन बीजों को एक पोटली में रख देती है। अब इसी तरह रोजाना बगीचे की देखभाल करके राखी की जिंदगी हंसी खुशी से बीत रही थी। एक दिन धनीराम सेठ शहर किसी काम से जाते हैं कि तभी अचानक उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब यह खबर राखी को मिलती है तो वह बहुत दुखी होती है और तुरंत हवेली पर पहुंच जाती है। सेठ की मृत्यु से सेठानी को बहुत दुख होता है
और वे सभी एक साथ सेठ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उस दिन के बाद राखी और सेठानी जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहे थे कि तभी एक दिन पास के गांव का सेठ, जो कि सेठ धनीराम का बहुत बड़ा दुश्मन था, हवेली पहुंच जाता है। मुझे सुनकर बहुत दुख हुआ कि अब सेठ धनीराम इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने सेठ धनीराम को यह हवेली बनाते वक्त 10 लाख रुपए उधार दिए थे, परंतु वो इस दुनिया में नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको यह हवेली खाली करनी पड़ेगी। एक तरफ है झूठा सेठ, अपनी तरफ से बातें छोड़कर सेठ धनीराम की हवेली पर कब्जा करने की सोचता है। लक्ष्मी को यह बातें सुनकर बहुत दुख होता है, परंतु वह बहुत नादान और ईमानदार थी। वह सेठ धनीराम की जुबान को मानते हुए हवेली खाली करने के लिए तैयार हो जाती है। इस तरह उस दिन के बाद लक्ष्मी और राखी एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। मालकिन, आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे तैसे बाहर काम करके हम दोनों का पेट पाल लूंगी, परंतु आप घर पर ही रहकर अपना ध्यान रखें। आप आज तक घर से बाहर काम पर नहीं निकली हो, यूँ अचानक मेहनत मजदूरी करने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरह अब रोजाना राखी बगीचे से आम तोड़ती और बाजार जाकर बेचा करती थी। आम बेचकर राखी जो रुपए कमाती थी, वो सीधा सेठानी के हाथों में थमा दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन गर्मी के कारण सेठानी का दम घुटने लगता है और वह लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। मालकिन, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी डॉक्टर को बुला देती हूँ। इस तरह राखी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर तुरंत आकर लक्ष्मी को इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे लक्ष्मी को थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है। देखो राखी, गर्मी के कारण इनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। इनकी कुछ दिनों तक दवाइयाँ चलेगी। अभी तुम्हें इन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में एडमिट करवाना होगा, वरना इनकी हालत और खराब हो सकती है। डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए, परंतु मेरी मालकिन को पहले की तरह स्वस्थ कर दीजिए। इस तरह डॉक्टर एम्बुलेंस को फोन करके बुला लेते हैं और लक्ष्मी को एडमिट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब राखी अस्पताल पहुंचती है तो अस्पताल वाले उससे रुपयों की मांग करते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह तक फीस का इंतजाम करती हूँ, तब तक आप मेरी मालकिन को एडमिट रखिए। राखी के पास इलाज के लिए 1 भी रुपए नहीं थे। वह अपने आम के बगीचे में जाकर सारे फल तोड़ लेती है और बाजार में बेचने निकल जाती है। उस दिन मार्केट में बहुत कम ही ग्राहक राखी से आम खरीदते हैं और राखी अस्पताल की फीस के लिए पैसे नहीं भर पाती। राखी अपने घर पर वापस आ जाती है कि तभी उसको वह पोटली दिखाई देती है जिसमें उसने वह जादुई बीज रखे थे। राखी जल्दी से पोटली उठाकर अपने बगीचे की तरफ चली जाती है। राखी बगीचे में जाकर वह बीज गाड़ देती है और उनको पानी डालती है। राखी के ऐसा करते ही देखते वहाँ 3 बड़े बड़े आम के पेड़ हो जाते हैं। राखी देखती है कि पेड़ के आम तो बहुत चमक रहे हैं। वह जैसे ही एक आम का फल तोड़ती है तो उसे आम का फल चमकता हुआ नजर आता है। राखी मन ही मन बोलती है, लगता है ये जादुई सोने के आम है, जरूर यह परी का आशीर्वाद है। इसके बाद राखी मन ही मन परी का धन्यवाद देती है और सभी सोने के आम तोड़ लेती है। अगली सुबह राखी वह आम ले जाकर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिससे राखी को ढेर सारे रुपए मिलते हैं। राखी उन रुपयों से अस्पताल की फीस भर देती है और बचे हुए रुपयों से राखी एक अच्छा सा घर खरीद लेती है। कुछ दिन बाद जब लक्ष्मी को आराम मिल जाता है तो राखी उसे अपने साथ नए घर पर ले आती है। राखी बेटा, तुम मुझे यह कहाँ ले आई हो? यह किसका घर है? मालकिन, यह हमारा घर है, अंदर चलिए मैं आपको सब बताती हूँ। इसके बाद राखी मालकिन को पूरी कहानी सुनाती है और उस दिन के बाद वो दोनों घर में हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उस दिन के बाद राखी को जब भी रुपयों की जरूरत पड़ती, वह सोने के आम तोड़कर बेच दिया करती।